नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज फिर से बिहार की बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि जेडीयू नेता की हत्या के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान गर्म है। एक बार फिर से बीजेपी ने बिहार में भी योगी मॉडल लागू करने की मांग कर दी है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि क्या नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा, क्या उसमें फेरबदल होगा, इसकी चर्चा तेज है। आज वीआईपी से आए तीनों विधायकों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि क्या बीजेपी ने मुकेश सहनी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया था। खुद पूर्व मंत्री सहनी ने इसका खुलासा किया है। लेकिन खबर की शुरुआत जेडीयू नेता की हत्या के बाद बिहार के राजनीतिक जो तापमान गर्म है उस पर चर्चा करेंगे। बताएं आपको कि कल देर शाम राजधानी पटना से सटे दानापुर में जेडीयू के वरिष्ठ नेता, संगठन में सचिव के पद पर काबिज व दानापुर नगर परिषद के उप सभापति दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने उनके घर के सामने 7 गोली मारी थी। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद आज बिहार का राजनीतिक तापमान गर्म है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। जहां देखिए पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, सही पेट्रोलिंग नहीं होती। ऐसे में अगर आपको अपराध पर अंकुश लगाना है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला लागू करना होगा। बिना यूपी मॉडल, बिना योगी मॉडल लागू किए बिहार से अपराध का खात्मा नहीं हो सकता है। पुलिस बार बार कहती है कि हम काम कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि तमाम जिलों में इस तरीके की घटना हर दिन सामने आती है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है, सिर्फ खानापूर्ति करती है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आज बिहार विधानसभा में कहा, पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में अगर अपराध पर अंकुश लगाना है तो आपको पड़ोसी जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां से सीख लेने की जरूरत है। बिहार में यूपी मॉडल लागू करिए। जब तक योगी का मॉडल लागू नहीं करेंगे, जब तक अपराधियों का आप इनकाउंटर नहीं करेंगे, उनकी संपत्ति को जब्त नहीं करेंगे, उनके अवैध कब्जे वाले जगह पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, तो वैसी स्थिति में अपराध पर अंकुश नहीं लग सकता है। इसी तरीके से आए दिन घटनाएं घटित होती रहेंगी। पुलिस दावा करेगी कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है, लेकिन वास्तविक तौर पर कानून का राज अगर स्थापित करना है तो योगी फॉर्मूला को अपनाना होगा। हालांकि जेडीयू ने पूरे तौर पर इस मांग को खारिज कर दिया है। जेडीयू के कई विधायकों ने कहा कि मेरा जो नीतीश मॉडल है वो नीतीश मॉडल काफ़ी बेहतर है, पूरे देश में इस मॉडल को लागू करने की ज़रूरत है। तो ये दावे, बीजेपी का अपना दावा है कि योगी मॉडल सही है, जेडीयू का अपना दावा है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कल जिस तरीके से घटना घटी, दीपक मेहता की गोलियों से भून डाला गया, उसके बाद उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है और पुलिस को कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर इस घटना में संलिप्त अपराधियों को आप गिरफ्तार करें, उनकी संपत्ति को जब्त करें। यानी कि अघोषित तौर पर उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से यूपी की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के काम कर रही है, जिस तरीके से एक्शन में है, कुछ उसी तर्ज पर बिहार की पुलिस को भी काम करने की जरूरत है। सरकार उसी दिशा में आगे बढ़े। सम्राट चौधरी की तरफ से भी यह बात स्पष्ट कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री पर मुक्का से वार किया जा सकता है, तो समझ सकते हैं कि बिहार में पुलिसिंग की क्या व्यवस्था है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है, आम आवाम सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री पर उतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी उन पर हमला होता है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। तो ऐसे में अगर किसी की हत्या होती है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यह मानकर चलना होगा
कि बिहार की पुलिस पूरी तरीके से फेल कर गई है। नीतीश सरकार कहीं ना कहीं बेहतर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको करने में विफल रही है। यानी कि नीतीश कुमार भले ही कहते हो कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन वाकई में यह जंगल राज से भी गंभीर यहाँ समस्या हो गई है कि अपराधी जब जहाँ चाह रहे हैं उस जगह पर घटना को अंजाम देकर के आराम से भाग जा रहे हैं। पुलिस सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति के लिए घटना स्थल पर जाती है। तो इस तरीके की राजनीतिक चर्चा है, राजनीतिक बयानबाजी है, वो जारी रही। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दीपक मेहता जिनकी कल हत्या हुई उनके काफ़ी करीबी हैं। 2020 में इनके दल से यानी कि रालोसपा से ये चुनाव भी लड़े थे दानापुर विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद जब आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ दीपक मेहता ने भी जेडीयू की सदस्यता ली थी और वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा के सहयोग से इन्हें जेडीयू के प्रदेश की कमेटी में जगह मिली थी, प्रदेश के सचिव बनाए गए थे। कल जब घटना घटी उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी अस्पताल गए थे और वहां जाकर के परिजनों से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने कल भी कहा था कि यह घटना काफ़ी दुखद है, हम चाहेंगे कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। आज उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में बात की है। उन्होंने कहा है कि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हों, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बात की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि हम इस मामले को देख रहे हैं और जल्द से जल्द जो दोषी अधिकारी हैं जो इस घटना में संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कही। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर काफ़ी दुख प्रकट किया है क्योंकि दीपक मेहता उन्हीं के दल यानी कि जेडीयू के प्रदेश के सचिव थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस घटना पर दुख है। उन्होंने मृतक की आत्मा की शांति व स्वजनों के धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। यानी कि उन्होंने भी दुख जताया है बिहार के मुख्यमंत्री ने। तो इस तरीके से जेडीयू नेता की हत्या के बाद बिहार का राजनीतिक तापमान गर्म है। न सिर्फ राजद, न सिर्फ भाकपा माले या कांग्रेस, बल्कि बीजेपी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गंभीर सवाल खड़ा किया है। हालांकि जिस तरीके से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक युवक ने हमला बोला, तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता देते हुए वो युवक मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है और मुख्यमंत्री पर मुक्का से प्रहार करता है, तो समझ सकते हैं कि बिहार की पुलिसिंग कैसी है। कल जब बिहार विधानसभा में यह मामला उठा तो सरकार ने स्वीकार किया कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, हम इसकी जांच करा रहे हैं। तो अब समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पर हमला होता है, 48 घंटे बीत गए, अभी तक दोषी जो पुलिसकर्मी थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, चाहे वो जिला पुलिस के हों या फिर स्पेशल सिक्योरिटी के जो ऑफिसर हों या पुलिसकर्मी हों, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए जांच किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर हमला किया वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार था। इस वजह से सरकार जो है पूरे मामले को दूसरा रूप देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में इतनी बड़ी चूक हुई, वीडियो सामने आया, पूरे देश के लोगों ने देखा, लेकिन अब तक जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे कि क्या बिहार में नीतीश कैबिनेट में फेरबदल होगा। इसकी चर्चा कई दिनों से जारी है। आज वीआईपी से बीजेपी में शामिल हुए तीनों विधायकों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। मुलाकात में वीआईपी से बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव, ये तीनों विधायक आज दिल्ली में थे। दिल्ली में ही प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए थे। कुछ देर तक सभी नेताओं में बातचीत हुई। विधायकों से जेपी नड्डा ने मुलाकात की। क्या बात हुई यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बैठक के बाद, मुलाकात के बाद जब प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि इन तीनों विधायकों की घर वापसी हुई है, क्योंकि ये तो हमारे ही थे, हमारे ही ये तीनों नेता थे, हमारे दल से ये लोग चुनाव भी लड़े थे। तो ऐसे में इनकी घर वापसी हुई है। ये कहीं बाहर नहीं गए थे, बल्कि वीआईपी में ये चुनाव लड़े थे, वीआईपी से विधायक बने और अब इनकी घर वापसी हुई है। इन लोगों ने कहा था कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से
मुलाकात करवा दीजिए। हम इसी वजह से मुलाकात करवाने के लिए इन लोगों को यहाँ पर लाए थे। लेकिन जो खबर है कि बिहार में नीतीश कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। अब चूंकि मुकेश सहनी नीतीश कैबिनेट में से हटा दिए गए हैं, सर नीतीश कुमार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी तेज चर्चा है कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। खास करके बीजेपी कोटे के कई मंत्री हटाए जा सकते हैं। वहीं वीआईपी के जो तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसमें से खबर तो है कि 3 में से 2 लोग जो हैं वो मंत्री बनने के फिराक में हैं। हालांकि बीजेपी ने क्या आश्वासन दिया यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो जानकारी है इन तीनों विधायकों से जब बात की गई अलग अलग, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा उसी ओर इशारा कर रहा है कि हमें बीजेपी नेतृत्व की तरफ से भरोसा दिया गया है कि आपको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। हालांकि नीतीश कैबिनेट में फेरबदल कब होगा, बीजेपी के किन मंत्रियों को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि कई मंत्री नॉन परफॉर्मर हैं। वैसे में बीजेपी नेतृत्व अगले महीने की यानी अप्रैल के लास्ट तक वैसे मंत्रियों को हटा सकती है, उनके जगह नए मंत्री को जगह दी जा सकती है नीतीश कैबिनेट में। तो इसको लेकर के पूरे दौर अभी विधानसभा की कार्यवाही बजट सत्र जारी है। इस दौरान भी तमाम विधायक हैं या फिर मंत्री हैं अपने स्तर से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। दिन भर सदन में कहीं ना कहीं चर्चा होते रहती है। आज जब वीआईपी से बीजेपी में शामिल तीनों विधायक जेपी नड्डा से मुलाकात किए हैं, तो इसके बाद एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में नीतीश कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, कुछ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, वहीं कई मंत्रियों को हटाया जा सकता है। तीसरी जो खबर की हम चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी ने मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था। मंत्री पद गंवाने के बाद सहनी ने इस बात का खुलासा किया है। दरअसल कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था कि हमने जब 2020 में मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ था, तब यह बात हुई थी कि चुनाव के बाद यानी कि विधानसभा चुनाव 2020 के बाद मुकेश सहनी अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करा लेंगे। इस शर्त के साथ गठबंधन हुआ था। इसी शर्त के तहत बीजेपी ने अपने खाते वाली अपने कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी को दी थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये पूरे तौर पर इस बात को खारिज कर दिए। हमने उन्हें जब वे विधानसभा का चुनाव हार गए तो ऐसी स्थिति में हमने इनको विधान परिषद का सदस्य भी बनाया, नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रहे, लेकिन जो वादा था जो इन्होंने वादा किया था उस वादे से ये मुकर गए हैं, यानी कि हमारे साथ बीजेपी के साथ धोखा किया है। आज मुकेश सहनी ने एक अलग बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो हमें कई तरह के वायदे किए थे। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, 2025 में हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, ऐसा मुकेश सहनी ने कहा। अब समझ सकते हैं कि जो खुद चुनाव नहीं जीत सकता है उसके भरोसे क्या बीजेपी 2025 का चुनाव लड़ेगी। इस बार 2019 में जब मुकेश सहनी आरजेडी के साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी इनकी हार हुई थी। इस बार जब बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी मुकेश सहनी विधानसभा का चुनाव भी हार गए। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी की बात को उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि हम आपको आगे चल करके आपको हम राज्यसभा भेजेंगे और 2025 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो आपको हम सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे। जहां तक पार्टी विलय की बात थी तो हमने तो पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि निषाद समाज का आरक्षण बिहार में लागू करवा दीजिए, पार्टी हम हैंडओवर कर देंगे और राजनीति से संन्यास ले लूँगा। लेकिन निषाद समाज के हक के लिए अपनी कुर्सी तक जब हमने बलिदान कर दिया है तो अगर आप हमारी मांग मान लेते, हम पहले भी यह बात कह रहे थे कि हमारी मांग आप मानिए, हम पार्टी का विलय करा देंगे, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। तो इस तरीके से हालांकि इनके दावे में कितना दम है आप सब लोग समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति एक विधायकी का चुनाव नहीं जीत सकता हो, जो दोनों गठबंधन यानी कि एनडीए और यूपीए गठबंधन में
के साथ होने के बाद भी अलग अलग चुनाव में चुनाव हार जाते हों तो क्या वैसे उम्मीदवार पर बीजेपी भरोसा कर सकती है? क्या वैसे नेता को सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकती है? आप खुद समझिए इसको। लेकिन आज दिन भर भी इस पर चर्चा होते रही। बेदखल यानी कि नीतीश कैबिनेट से बेदखल किए जाने के बाद मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कई मुद्दों पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था और कहा था कि हम बार बार सरकार से को पत्र लिख रहे थे कि हमें पशुपालन विभाग में पैसा रिलीज करिए, मछुआरों के विकास को लेकर के हमें काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं वित्त विभाग हमारा जो विभाग था पशुपालन विभाग, उसको पैसा रिलीज नहीं कर रही थी। इस पर संजय जायसवाल ने भी इसका करारा जवाब दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि हम बजाबता पूरे कागजात के साथ, सबूत के साथ परसों हम इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि किस तरीके से मछुआरों के विकास को लेकर के मुकेश सहनी सक्रिय नहीं थे। मुकेश सहनी सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सोच रहे थे। संजय जायसवाल ने कहा कि हम सबूत दिखाएंगे कि सहकारिता विभाग ने मुकेश सहनी को 6 बार पत्र लिखा कि परंपरागत मछुआरा कौन है, इस बारे में आप बताएं। लेकिन ये कुछ नहीं किए। इन्होंने पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। यह सिर्फ और सिर्फ दोहन वाला काम करवा रहे थे, ऐसा आरोप बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लगा है। तो यानी कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। नीतीश कैबिनेट से हटाए जाने के बाद मुकेश सहनी बौखलाए हुए हैं और आज बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।